दर्शकों नमस्कार। दिव्यांशी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, आसान नहीं है दुनिया में कमाना नाम। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर, उनकी उड़ान के दम पर एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है, अलग पहचान बनाई है। तहे दिल से स्वागत करते हैं पूनम ठाकुर का, असिस्टेंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज हिमाचल प्रदेश ये हैं। तो मैम, कार्यक्रम में आपको हमने बुलाया है और बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में, और जाहिर सी बात है कि आपके जो हौसले हैं, जिनके दम पर बचपन से आप इस मुकाम तक पहुंच चुकी है, वो उड़ान कम नहीं होगी, वो हौसला बहुत मजबूत होगा आपका। तो शुरुआत करना चाहेंगे आपके शुरुआती दौर से, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ जी, सभी दर्शकों को पूनम ठाकुर का सादर नमस्कार। जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा की बात है, वो मेरी एजुकेशन जो है वो हमीरपुर से और सुंदरनगर से हुई। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ जी। लेकिन एजुकेशन जो है वो प्रारंभिक आपके प्राइमरी क्लासेस जो है वो सुंदरनगर कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जो है आपका सेंट मैरी स्कूल, वहाँ से हुई। और उसके बाद 6th से ऑनवर्ड जो है 10th तक मैंने केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर से शिक्षा प्राप्त की। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमीरपुर, पालमपुर और अब आ चुकी हैं आप शिमला में। तो वो गर्म इलाका और यहाँ पर जब आप शिमला में आ चुकी हैं, तो अगर हम देखें कि भौगोलिक स्थिति जो है काफ़ी अलग अलग है, तो वहाँ पर ज़्यादा इंजॉय करती हैं यहाँ पर? क्योंकि वो प्रारंभिक दौर था और बचपन था। बचपन में बहुत सारे हमारे ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं, तो उनको ही पूरा करने में हमारा समय व्यतीत हो जाता है। तो चाहे वो गर्म इलाका ही हो, वो बच्चों को बचपन में वो चीज़ें महसूस नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके तुरंत बाद जो है मैं नौकरी में आ गई अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज में। उसके बाद मैंने पालमपुर में जो है अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा करके अब जो है 2005 ऑनवर्ड शिमला में ही हूँ। तो भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ जो हमारा कार्य क्षेत्र है, हम उसमें बिजी रहते हैं और अपने काम का जब आनंद लेते हैं तो मौसम का भी साथ साथ में आनंद लिया जाता है, तो वो एडजस्ट हो जाता है। जब घर में एक छोटा सा मेहमान आता है या एक छोटी सी परी आती है, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, बहुत से ख्वाब जुड़ जाते हैं बच्चों के साथ कि बड़ा होकर हमारा बच्चा ये करेगा, ये करेगा। आप भी एक नए मेहमान के तौर पर अपने परिवार में आई और पेरेंट्स के बहुत से ख्वाब होंगे, तो क्या पेरेंट्स ने गाइडलाइन दी आपको कि पूनम आपको ऐसा करना है, या फिर आपकी अपनी इच्छाएं थी, उन्हीं को प्रोत्साहित किया? किस तरह से आप इस लाइन में आई? ये मैं सारा श्रेय जो है अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को, जो है उनके संस्कारों को देना चाहती हूँ। वहीं से हमें जो है सारी बेसिक वैल्यूज़, मोरल जो है हमारा उन्होंने हाई रखा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से आपने ये पायदान हासिल करना है। लेकिन साथ साथ में आपने जब आप दूसरे परिवार में जाते हैं तो आपने अपने संस्कारों को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है जी। वहाँ पे आपने कैसे एक बैलेंस बना के रखना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, पारिवारिक जो परिवेश था वो वैसा था कि हमने देखा कि हमारे माता पिता या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इतने सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर में जो है वो अपना घर का कार्य भी करते हैं, वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये सीख वहीं से प्राप्त हुई। और यहाँ पे भी जो है बहुत प्रेम पूर्वक जो है एडजस्टमेंट दोनों तरफ से जो है वो आपको पता है कंपैटिबिलिटी बिठानी पड़ती है। तो बहुत अच्छा जो है एटमॉस्फेयर दूसरे परिवार में आके भी जो है हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसी कोई जो है दिक्कत पेश नहीं आई। जी, आपके भाई बहन भी हैं, और जब बच्चे जो हैं 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स की अटेंशन होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, वो चाहते हुए भी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को। तो आप तो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, आपके परिवार के सदस्यों का भी जानना चाहेंगे कि कभी कंपटीशन हुआ कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, कहीं डांटना पड़ जाए, कुछ डर रहा पेरेंट्स का ऐसा? मैं परिवार में 3 भाई बहनों में से सबसे बड़ी हूँ। मेरी एक छोटी बहन है और एक भाई है। जो मेरी सिस्टर है वो भी फिज़िक्स की लेक्चरर है, वो पढ़ने में काफ़ी मेधावी रही है। मेरा ब्रदर है, उसने इंजीनियरिंग की है, वो भी HPSCB में है। तो क्योंकि मैं बड़ी थी, तो क्योंकि पढ़ने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बोलना कि मैं शुरू से मेरी बहुत रुचि थी, लगाव था, लगन थी पढ़ाई में। तो उनके लिए मैं जो है उनके एक प्रेरणा का स्रोत रही, और मेरे पे भी एक ये क्राइटेरिया रहता था कि मुझे उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के रहना है। जी, क्योंकि आपके नक्शे कदम पर बाकी भाई बहन भी चलेंगे। जी, आपके बारे में सुना है कि आपने मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों पढ़ाइयाँ की हैं, तो ये कैसे जहन में आया, और ये पता भी था कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ जी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरी कॉन्वेंट जो है आपका सेंट मैरी स्कूल से हुई, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय से हुई। तो उस वक्त आपके 1990 में DAV स्कूल में दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने का
तो था वहाँ पे प्रावधान था। लेकिन क्योंकि मुझे जो था कॉलेज में, डिग्री कॉलेज हमीरपुर में मैंने एडमिशन ली, तो मैं स्पेशली जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी थे उनसे मैंने मुलाकात की और उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली मुझे जो है दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए जो है वो अनुमति दी जाए। तो उन्हें सहर्ष ही जो है मेरा प्रपोजल जो था उन्होंने स्वीकार किया और हम 2 स्टूडेंट्स थे, एक मेरी और फ्रेंड भी है जो अब आजकल मेडिकल प्रोफेशन में है, हम दोनों ने दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े। जी, हौसला तो बहुत था। हाँ, लेकिन उस हौसले की जो सोच थी, क्या उसको अचीव कर पाए या टिके रहे? मुश्किलें कितनी आई इस काम में? दोनों सब्जेक्ट्स को परस्यू करना बहुत थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना और उस वक्त ये प्रेशर भी था कि आपको किसी न किसी मतलब मेडिकल या प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेनी है। तो चूंकि वहाँ पे NIT REC जो था 1986 से ही सुचारू रूप से शुरू हो गया था, तो एक मोटिवेशनल फैक्टर भी था कि मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है मुझे एडमिशन लेनी है। जी। तो मैंने +2 में जो है वो पूरे कॉलेज में टॉप किया था, वॉज टॉपर अमंग द स्टूडेंट्स, मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल में भी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आपके डेंटल में, वेटनरी में और इंजीनियरिंग में जो थे मेरी सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन क्योंकि वो पिताजी जो थे इसी प्रोफेशन में थे, वो HPSCB डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो फिर उन्होंने उनसे भी प्रेरित होकर जो था NIT में ही एडमिशन मैंने ले लिया था। जी, तो खुशी तो बहुत हुई होगी और जाहिर सी बात है आपसे ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स होंगे कि बच्चे ने टॉप किया है, 2 सब्जेक्ट रखे हैं और अपनी ही फील्ड में आपको आगे लेकर जाना चाह रहे थे। तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कितना अहम रोल अदा करता है अगर आप किसी फील्ड को चूज़ करते हैं पूनम ठाकुर जी? इंटरेस्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस बैकग्राउंड में दोनों चीज़ें थी, मेडिकल भी था, नॉन मेडिकल भी। तो क्योंकि मैं परस्यू कर रही थी अपनी इंजीनियरिंग जो था, लेकिन जब ये गोल मैंने उसमें मेरे एडमिशन हो गई तो मैंने एक नया गोल सेट कर लिया कि अब मुझे इसके बाद जो है किसी ऐसे सरकारी विभाग में जाना है। तो कहीं ना कहीं फिर उसको परस्यू करने में लग गए। तो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट गोल सेट किया कि मुझे कहीं सरकारी विभाग में अधिकारी के रूप में जो है कार्यरत होना है। तो फिर मैंने अगली पढ़ाई जो थी वो साथ में शुरू कर दी थी। जी, हाँ जी। और टॉपर रहने का जिसको कहते हैं ना, एक आपके अंदर जुनून रहता है, तो अलाइड में भी आई थिंक आपने टॉप किया है। हाँ जी। तो किस तरह से तैयारी की और वो हौसला किस तरह से कम नहीं होने दिया आपने? क्या चीज़ थी जो आपको हर बार आप पीछे से धक्का देकर आगे बढ़ा रही थी कि हाँ पूनम आपने पीछे नहीं हटना है, चाहे जितनी मर्जी उतनी मुश्किलें आ जाएं? हाँ जी, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हमने किसी ऐसी प्रशासनिक सेवा में जाना है या राजस्व जैसे हमारी HPRS सर्विसेज हैं या अलाइड सर्विसेज हैं, तो उसको परस्यू करने के लिए जो है वो आपको पता है कि रोज़ का हमारे को जो समाचार पत्र हैं, जो भी देश विदेश की खबरें हैं, उनसे हमारे को रूबरू रहना होता है। उसके अलावा इंग्लिश, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से थी, लेकिन फिर भी अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं तो आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो वो एक सेट टाइम टेबल जो है उसके लिए ड्रॉ करना पड़ता है कि मुझे इतने घंटे जो है वो पढ़ाई करनी है और इतनी लगन से करनी है ताकि मैं इस विषय में या ये जो मैंने चयन किया है इसके अंदर मैं अपना अच्छा जो है वो कुछ दे पाऊँ और उसमें जो है वो अचीव कर पाऊँ। जी, अगर हम लगातार पढ़ाई करते हैं और थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए या म्यूज़िक नहीं सुनते हैं या बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड ना करें तो कई बार बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी होंगे तभी आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर। तो अपनी हेल्थ को कैसे आपने स्वस्थ रखा, अपने आप को किस तरह से मैनेज किया सब कुछ? जी, तो जैसे आपने बोला मेरी हॉबी है गार्डनिंग, मुझे उसमें बहुत पैशन है। जी, जब भी मुझे कभी भी फ्री समय मिलता है मैं अपने जो हमारा सब्जेक्ट है GST के एक्ट एंड रूल्स को तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए गाने सुन लेती हूँ। लेकिन जो मेरा एक बहुत ज़्यादा जिसमें आप कह सकते हैं लगाव है वो गार्डनिंग से है। जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी वैरायटीज़ लगा रखी है कि उसी में जब भी मुझे वक्त मिलता है या तो उसमें कोई आपके गार्डनिंग प्रूनिंग जो है आपका या कुछ खाद वगैरह डाल के या अलग अलग प्लांटेशंस करती रहती हूँ, तो उससे बहुत मन लगा रहता है। जी, तो आपने अपने मायके में ही ये काम किया था या ससुराल में भी वो पूरा अपना पैशन आपने जारी रखा? मायके में तो क्योंकि तब तो प्रारंभिक जीवन होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में गई तो हमारे NIT में ही एक नर्सरी थी। तो मुझे शौक शुरू से था क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी किचन गार्डन लगाते थे, तो मैं जो गार्डनिंग के लिए अपने प्लांट्स तो वहीं से लेके आती थी। लेकिन जब हमारी जॉब लगी और मेरे पास कुछ वक्त भी था तो ये मेरा जो पैशन था मैंने उसको और आगे बढ़ाया। और जहाँ तक आप सेहत की बात बोलते हैं तो मैं थोड़ा बहुत व्यायाम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो है रोज़ घूमने का भी, सैर का भी हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा वक्त है मेरा वो मेरा अपने काम के अलावा जो है वो घर के कामकाज के साथ साथ जो है वो और प्लांटेशंस वगैरह में भी रहता है। जी, तो कितना समय हो चुका है आपको ये जो आप सर्विसेज दे रही हैं? अपना एक्सपीरियंस बताइए, इस फील्ड में किस तरह का रहा, कितने चैलेंज आपने फेस किए? हाँ जी,
मोनिका जी, मैंने इस विभाग को जो है ज्वाइन किया था 5 सितंबर 1998 में जी। अब मैं 5 सितंबर 2023 को 25 वर्ष का कार्यकाल जो है इस विभाग में पूरा करने जा रही हूँ। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर है। वहाँ पे बहुत ही कोऑपरेटिव भी है और जहाँ पे भी कोई डिस्कशन होता है तो सहयोगात्मक जो है, अपना भी ऐसा अगर हमारा रवैया हो तो हमारे को अपने सीनियर से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे मिलता है, काफ़ी कंपेटिबल एटमॉस्फेयर जो है मिलता है। जी, अगर हम जानना चाहें जीएसटी के बारे में और जो आपके डिपार्टमेंट का काम है, अगर मोटे तौर पर आम बोलचाल की भाषा में किसी को समझाना है तो किस तरह का वर्क कल्चर रहता है? हाँ जी, जीएसटी तो 1 जुलाई 2017 को आया। उससे पहले हमारा विभाग जो था अलग अलग किस्म के एक्ट्स को एडमिनिस्टर करता था। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया तब हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1968 था। तो उसमें कार्य करने के बाद ये 1 अप्रैल 2005 को वैट हमारे हिमाचल में इसको लागू किया गया। तो हमने 1 अप्रैल 2005 से वैट में काम किया। उसके बाद जैसे जैसे इसके अंदर जो है संशोधन करके, जो आपको पता है बहुत सारे 17 एक्ट्स को सम्माहित करके 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। तो जीएसटी में भी काम करने का एक अलग सा ही मज़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे आप चैलेंजेस की बात करते हैं तो जिस काम में अगर चैलेंज ना हो तो उस काम को करने का मज़ा नहीं आता है। तो चैलेंजेस तो होने चाहिए, उसको हम कैसे एनालिटिकली और कैसे प्रोएक्टिवली हम उसमें कार्य करते हैं, वो रोज जो है एक लगन का एक कठिन परिश्रम का एक वो होता है जिससे आपको बहुत आनंद आता है। एक दौर आया था, अगर हम 1-2 साल पीछे जाएं तो कोरोना काल आया, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हर फील्ड के लिए वो वाला दौर। तो आपके डिपार्टमेंट के लिए कितना मुश्किल था वो दौर और कैसे आपने उस दौर को अच्छे से हैंडल किया और अपने हौसले को कम नहीं होने दिया? हाँ जी, कोरोना तो आपको पता है एक वैश्विक पैंडेमिक था जी। और इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। और चूंकि हमारा विभाग जो है वो आबकारी और कराधान है जी। तो इसमें एक्साइज की आइटम्स भी हैं। तो इसको हमारे को तो जो पीरियड था जिसमें आप सोच सकते हैं 24 मार्च से लेके 2 मई 2020 तक तो हमें जैसे औरों को छुट्टियां हुई उतनी हुई, लेकिन उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट को जो है असेंशियल सर्विसेज में डिक्लेयर कर दिया गया जी। तो हमने तो दफ्तर में जाके ही अपनी सेवाएं दी उस सारी परिस्थितियों में, चाहे कोरोना था चाहे कुछ भी था। लेकिन क्योंकि अंदर ये जज्बा है कि हम ऐसी सर्विसेज में हैं, हम रेवेन्यू सर्विसेज में हैं, तो वो जज्बा कभी भी कम नहीं हुआ और वो हौसले हमेशा ही बुलंद रहे कि हमने अच्छा काम करना है ताकि लोगों की जो सेवाएं हमारा डिपार्टमेंट देता है उसमें कोई भी कमी ना आए जी। इन लॉज की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला? घर में फैमिली भी है, ऑफिस को मैनेज करना है, घर को मैनेज करना है, कैसे किया? अगर मैं पढ़ाई का पूरा श्रेय अपने माता पिता जी को देती हूँ तो जो भी नौकरी में मेरी उपलब्धि है उनका सारा श्रेय मैं अपने ससुराल और अपने विशेषकर अपने पति को देती हूँ जो डॉक्टर हैं, हमारे यहीं हिमाचल की सेवाओं में कार्यरत हैं। तो पूरा श्रेय मैं उनको देती हूँ। हमारे घर में बहुत ही सपोर्टिव एटमॉस्फेयर है, बहुत ही जिसको आप बोल सकते हैं कि हर कार्य में उन्हीं का एक सपोर्ट रहती है। घर के चाहे आपके इन लॉज हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे अब डॉटर है, तो हमेशा ही इन लोगों ने सपोर्ट किया है और मैं अपने काम को करने के लिए उसमें जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकती हूँ ताकि मैं उस काम में आनंद ले सकूँ। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं हम उसको पूरी निष्ठा और लगन से तभी कर सकते हैं अगर हमें घर से पूरा सपोर्ट हो। तो उसमें मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जी। बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए ही अवार्ड्स जो हैं मेरे ख्याल से रखे गए हैं कि अवार्ड्स दिए जाएं ताकि और ज़्यादा जोश के साथ इंसान उस काम को लगन के साथ करे। आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, अपने उन अवार्ड्स की कहानी बताइए, कब से शुरू हुआ सिलसिला और फर्स्ट अवार्ड कब मिला? जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, मैं शुरू से ही चाहे आपकी प्राइमरी क्लासेस हैं तभी से हर एक कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी जी। और जब हम केंद्रीय विद्यालय में मैं 6th ऑनवर्ड्स आई तो यहाँ पे बहुत एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर था और आपको जो भी पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स थे उनको मौका दिया जाता था जी। तो चाहे आपका एक्शन सॉन्ग कॉम्पिटिशन्स थे, चाहे डांस थे, चाहे कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, चाहे आपका हिंदी डे में आपका कोई आपका लेखन है या आपका भाषण प्रतियोगिता है, अलग अलग विषयों में जो है मुझे प्राइजेस मिले हैं। सारे विषयों में मैंने जो है पार्टिसिपेट किया और जो मैं विशेषकर यहाँ पे अपना एक साझा करना चाहती हूँ वो मैंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे एक मेरिट सर्टिफिकेट मिला था, डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से एक मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला था पेट्रियोटिक सॉन्ग के लिए जी। तो खुशी उस वक्त बहुत होती है और आपने बताया आपके बहुत सारे शौक हैं और बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले। कुछ हौसलों की उड़ान पर आप अगर कुछ ना कहें तो थोड़ा सा अधूरा लगेगा
है कार्यक्रम और मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ सोच के ज़रूर आई होंगी कि कुछ कहेंगी आप इस पर, हौसलों की उड़ान मेरी पहचान। हाँ जी, हौसलों की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे हौसले जो है इस प्रकार से होने चाहिए कि हमें आंतरिक जो है वो मोटिवेशन होनी चाहिए, और हम जिस भी कार्य को करें हम बहुत ही निष्ठा से करें, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर लगन हो हमारा, और हमें हिम्मत जो है हमारी ऐसी होनी चाहिए, वो कहीं पे भी हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए। तो हिम्मत हमारी कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारी हूँ इस तरह से हमारे कि आज भी मेरे हौसले बुलंद हैं, देख अभी देख मेरे हौसले अभी भी बुलंद हैं, इस तरह से। तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं 4 पंक्तियाँ इसके ऊपर कहना चाहूँगी कि मैं गिर जाऊँ ऐसे कई आसार हैं, पर मैं हार मान जाऊँ ये मुझे स्वीकार नहीं। रास्ते भले ही कठिन हो, मंजिलें भले ही संकीर्ण हो, पर मैं हार जाऊँ ये मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि उम्मीदें मेरी में अभी भी मेरी जान है। देख तो देख मेरे हौसलों की कितनी बड़ी उड़ान है। क्या खूब कहा है आपने। तो आपके लिए चंद पंक्तियां हम भी कहना चाहेंगे। हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, अगर तेरे अंदर हौसलों से उड़ान भरने का हुनर होगा। और वो हुनर बखूबी आपने बिखेरा है और तभी इस मुकाम पर आप आज बैठी हुई हैं। आपने अपनी फैमिली की बात की, आपके जो इन-लॉज़ हैं या फिर घर में जो बच्चे हैं, बच्चों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। उनके लिए हर माता पिता के सपने होते हैं, आपने क्या सोच के रखा है कि अपने बच्चों पर किस तरह से ध्यान देंगी और किस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहेंगे, और आप कितने प्रेरणा स्रोत बनी हैं अपनी बेटी के लिए? हमारे परिवार में मेरी एक बेटी है जी, और मेरी बेटी इस वक्त MBBS सेकेंड ईयर में है, वही आपके हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अपनी अध्ययन पूरा कर रही है जी। जहाँ तक उसको प्रेरणा की बात है, उसके पिताजी स्वयं मेडिकल प्रोफेशन में हैं जी, तो मुझे लगता है स्वाभाविक तौर से वो उनसे ज़्यादा प्रेरित रही होंगी। लेकिन जहाँ तक कंसिस्टेंसी की बात है या अपने कार्य को किस तरह से निष्ठापूर्वक करना है, लगन से करना है, ये बात हमेशा से उसने हम दोनों से ही मैं ये कहना चाहूँगी कि वो देखती थी कि मेरे माता पिता अपने कार्य को एक कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और मुझे अपनी पढ़ाई भी इसी तरह से परस्यू करनी है। तो इसी बदौलत वो भी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट को क्वालिफाई करके जो उसने MBBS में अपना जो है शिक्षा प्राप्त कर रही है, अभी एडमिशन ली है। आपने स्कॉलरशिप भी प्राप्त की है, तो वो स्कॉलरशिप कब मिली, कैसे मिली, वो बताइए थोड़ा सा। तो जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि मैंने हमेशा ही कोई ना कोई मुझे प्राइजेज़ मिलते रहे, चाहे आपका 8th स्टैंडर्ड है, 9th 10th, उसमें हर एकेडमिक के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी मिलते रहे। क्योंकि आपका +2 जो था मेरा हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन था, तो क्योंकि मैं अमंग टॉपर्स थी, तो डिस्टिंक्शंस के साथ हर एक सब्जेक्ट को किया था। तो उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, तो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो थे उसमें जो है मुझे मेरिट सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया था जी। हाँ जी। तो जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनको उसका फल ज़रूर मिलता है, और अगर कोई अलाइड सर्विसेज में आना चाहता है तो आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे कि किस तरह से अपना टाइम मैनेज करें? और कम मेहनत तो नहीं होगी, मेहनत तो काफ़ी होगी, लेकिन जो हम कई बार मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, तो किस तरह से सारा अपना टाइम मैनेज करके कितना टाइम कहाँ पर दें, न्यूज़पेपर या फिर मीडिया या कुछ और चीज़ों की हेल्प लेके कैसे वो तैयारी कर सकते हैं? इसमें मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू कर रहे हैं अपनी स्टडीज़, और जो आगे किसी भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, लाइट सर्विसेज क्लियर करना चाहते हैं, उनको एक बहुत ही अपना सामंजस्य बैठाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ वो दिनचर्या में अपना जो है 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, अगर रेगुलर पढ़ाई है। उसमें GK आपका महत्वपूर्ण रहता है, आपका हिमाचल का उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल आते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर रोज़ फॉलो करते हैं तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। अब आजकल तो आपके पास बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त हैं, जैसे आपके गूगल से आप दे सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा है। लेकिन मैं यहाँ पे पेरेंट्स से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि जब भी आपके बच्चे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या गैजेट से कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, या तो वो उनके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि वहाँ पे वो कौन सी साइट्स हैं जिनसे अच्छा आप पढ़ सकते हैं, और आपको वो रेफरेन भी करनी है ऐसे साइट्स पे, बच्चों का ध्यान ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चों जो है वो उनका ध्यान कहीं पे भी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो पढ़ाई जो है किताबों के साथ साथ आज
आजकल इंटरनेट की सुविधा को भी आप अपना सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपका जो है वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो। तो आप उसमें अपने जीके है आपका, या इंग्लिश है, या हिंदी है, उसके अंदर आप अपना टाइम को बांट सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली जो है परस्यू करके किसी भी सेवा में या गवर्नमेंट सर्विस में जो है आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, या प्राइवेट में भी आप ऊंचे पायदान पे जा सकते हैं। जी, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको मोटिवेशन मिलती है प्रॉपरली तो आप काफ़ी आगे तक जाते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं इसमें, और आपको जो मोटिवेशन अभी तक मिल रही है, आप अभी तक चेहरा इतना खिला हुआ है, लगता ही नहीं है कि 25 ईयर्स आप अपने डिपार्टमेंट को दे चुकी हैं और बड़े अच्छे से अभी तक कार्यभार संभाला है आपने, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा ही अपने पेरेंट्स के जो भी संस्कार हैं उनको हम फॉलो करें, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ही हमारे लिए अच्छा चयन करते हैं, हम अच्छा गाइड करते हैं। मोटिवेशन हमें हर दिन लेनी है। हमें अपने से हमेशा 3 प्रश्न पूछने हैं। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, और जो मुझे करना है उसके लिए मेरी क्या तैयारी है। हमें आंतरिक तौर से अपने आप मोटिवेटेड रहना है, ड्रिवन रहना है, और इस बात से हमें नहीं कोई भी अपने आप को डिस्करेज करना है कि कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, हमें निरंतर कंसिस्टेंटली उसको परस्यू करते रहना है। जी, अपने डिपार्टमेंट में जिन सपनों को लेकर आप आई थी कि मुझे ये सब कुछ करना है, और जिस जोश के साथ आई थी, क्या अभी तक बरकरार है? जी, मैं हमेशा ही मोटिवेटेड रहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अपने कार्य को लेके मैं पैशनेट हूँ। पैशनेट एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि इससे जो आपकी एक गुणवत्ता आती है कार्य में, आपका जो आउटकम होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। आप नेचुरली, आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन जब तक आपको अपने काम से एक सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक आप उस चीज़ में इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में आनंदमय होके आपको अपने कार्य को करना है, और निरंतर और प्रतिदिन आपको आंतरिक तौर पे ही प्रेरित रहना है। यही चीज़ आपको हमेशा एक लाइफ में गोइंग, मतलब जो लाइफ स्टिल गोज ऑन, और रोज आपने अपना गोल सेट करना है और उसमें आपने अपनी सेटिस्फेक्शन डिराइव करनी है। जी, हम अपने डिपार्टमेंट में रह के जो भी कार्यभार हमें दिया गया है, जिस पद पर हम आसीन हैं, उस काम को तो करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पर्सनली, आप अपने लेवल पर कुछ करने की सोच रहे हैं। बहुत सारे शौक़ होते हैं लोगों के, आपका तो गार्डनिंग का शौक़ है, लेकिन अगर हम कहें कि अपने आसपास लोगों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए या पर्यावरण के लिए आप कुछ करना चाहती हैं, तो क्या इस तरह की थॉट है, आपकी थिंकिंग है, कुछ करने का सोचा है आपने भविष्य में? हाँ जी, मैं तो रोज़ ही इसको परस्यू करती हूँ अपने विभाग के कार्य के साथ साथ। मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है, ये जो मेरा डिपार्टमेंट है, उस कार्य को करते हुए मैं कैसे स्टेक होल्डर्स को, टैक्स पेयर्स को, आम आदमी को कैसे उस इनडायरेक्ट जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको कैसे उनके साथ साझा कर सकूँ, उनके मैं कैसे काम में आ सकूँ। इसके लिए मैं समय समय पर जो है वर्कशॉप्स कंडक्ट करती रहती हूँ, टैक्स पेयर से मिलती रहती हूँ, उनके बुलाने पे भी, या व्यापार मंडल के बुलाने पर भी, या स्कूलों में भी मैंने बहुत से कॉलेजेस में इनोवेटिव आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। और आपके जो दूसरे हैं आम आदमी हैं, उनके लिए भी एक जागरूकता अभियान हम चलाते रहते हैं। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि पर्यावरण की जो संरक्षण है या पर्यावरण की जो सुरक्षा है, हम अपने घर से ही शुरू करते हैं। तो हम प्लांटेशन करें, अपने आसपास गंदगी न फैलाएं, ये मैं बहुत सुनिश्चित करती हूँ। जहाँ तक घर की बात है, वो तो साफ सुथरा होना चाहिए। हमारा आसपास, पड़ोस और हमारा ऑफिस या जहाँ पे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारी फुल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जी, ये मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपकी आगे की प्लानिंग्स के बारे में जानना चाहें हम, कि क्या सोचा है कि आगे क्या करना चाहेंगी आफ्टर रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट से पहले, या बच्चों को और कुछ क्या खास करवाना चाहेंगी आप, या क्या सोच रखते हैं? क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, अब जो हमारा पढ़ाने का तरीका है या पढ़ने का तरीका है बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो बच्चे क्या कुछ खास करना चाहेंगे? आप क्या सोच रखते हैं कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं अब आगे बच्चे, जिस तरह से नई शिक्षा नीति आ चुकी है? नई शिक्षा, हर एक चीज़ जो है, चेंज इज़ ऑलवेज फॉर अ बेटरमेंट, चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। तो शिक्षा नीति पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी शिक्षा नीति है उसी के अंदर रह के हमें अपने आप में भी सुधार करना चाहिए, और नए नए अपने आप भी आयाम को स्थापित करने के लिए हमें अपने इनोवेटिव स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। जैसे हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम स्मार्ट क्लासेस में हैं, चाहे बच्चे हैं, उसके साथ साथ मैं बच्चों से आग्रह करूँगी कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था जिसमें हम नोट्स बनाते थे, वैसे हम बनाएं, और अपने जो है थॉट्स उसके अंदर लिखें, या कोई भी आपके प्रश्न है उनको अपने तरीके से आप लिखें, ताकि आपको उसके अंदर ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक आगे की बात है, मैंने ये सोचा है कि आफ्टर रिटायरमेंट में अपने सब्जेक्ट्स में इसके अंदर अगर कुछ किसी को योगदान दे सकूं, तो उसके अंदर मैं जरूर कार्य करना चाहूँगी। जी,
और कुछ कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक, क्योंकि आपके हौसले जो है आपने डगमगाने नहीं दिया। आपने 6th स्टैंडर्ड से अवार्ड्स जीतने का सिलसिला शुरू किया और 25 साल अपने कार्यक्षेत्र में आप दे चुकी हैं और अभी तक फुल एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ती जा रही हैं। तो जो जनरेशन थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं कि बहुत स्ट्रगल हो गया, बहुत स्ट्रगल हो गया, अब हम नहीं करना चाहते, मायूस हो जाते हैं, हौसला नहीं हारना है, कैसे वो अपने हम कई बार किसी को मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनकी बात को सुनते हैं तो मोटिवेटेड हो जाते हैं, या और चीज़ें क्या करें, हम पढ़ें या फिर अपने शौक़ को ही आगे कंटिन्यू करें, किस तरह से हम मोटिवेट हो सकते हैं? हमें बहुत ही एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। हमें क्रिएटिव होना है, हमें डिसिप्लिन्ड भी होना है, साथ में हमें अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड भी होना है। तो जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने हौसलों को तो रोज़ ही एक उड़ान देती हूँ, क्योंकि सपनों से तो कुछ भी नहीं होता जब तक हम उनके अंदर एक जो है उड़ान ना दें, उनको एक जान ना दें। तो उसके लिए हमें हर रोज़ जो है अपना एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। जो भी हमारे को कार्य दिया जाता है उसमें हमें खुद भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए। तो जैसे हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो मैंने खुद से ही ये आगे जाके मैं ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ कि ये कार्य मुझे दिया जाए कि ताकि मैं इसको फेस करूँ। मैं इस वक्त मास्टर ट्रेनर भी हूँ जैसे हिमाचल की, तो मैं GST की वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करती हूँ, या जैसे हम कुछ भी कार्य करते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी दर्शकों को बोलना चाहती हूँ, या जो बच्चे हमारे यहाँ पे सुन रहे हैं या अभिभावक ये सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों को आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें, उनके ऊपर आप अपने सपने ना ला दें। उनके जो सपने हैं जो अच्छे हैं उनको आप पंख दीजिए, है ना, क्योंकि जब भी आप उन पंखों को जान देंगे तभी वो अपनी उड़ान को भर सकते हैं। और ये रोज हमें अपने आप में एक प्रेरणा भरनी होती है, जो यही प्रेरणा से मैं भी ओतप्रोत रहती हूँ और यही मैं सबको भी संदेश देती हूँ। जी, तो आपने ख्वाबों की बात की, हम भी कहना चाहेंगे कि ख्वाब तो ख्वाब हैं, पूरे कहाँ होते हैं सब, लेकिन खुशी इस बात की है कि कोशिश तो की। आप भी अपनी कोशिश जारी रखिए और इस कार्यक्रम में अगली बार नए मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।